बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त उपस्थित सगळ्यांना मी मनापासून शुभेच्छा देते। आजच्या या कार्यक्रमाला मंचावर उपस्थित युवकांचं प्रेरणास्थान, या देशाचं युवा नेतृत्व आदरणीय कन्हैया कुमारजी, आमचे जिल्ह्याचे जिल्हाध्यक्ष आणि विधानसभेतील माझे सहकारी आदरणीय सुभाषभाऊ ढोटे, या ठिकाणी आमचे NSUIचे अध्यक्ष आदरणीय आमिर शेखजी आणि माझ्यासमोर उपस्थित इंडिया आघाडीचे घटक पक्षाचे महाविकास आघाडीचे सगळे महत्त्वाचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते, बांधव आणि भगिनींनो, 2024च्या लोकसभेच्या निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झाली आणि आपण बघितलं की या चंद्रपूर जिल्ह्यात अनेक दिग्गजांच्या सभा झाल्या आणि आमच्या काही सभा झाल्या नाही, कारण आम्ही जमिनीवरचे छोटे लोक आहो, आम्ही मोठमोठ्या भव्य सभा आयोजित करू शकत नाही। पण आमच्या सगळ्या युवकांचा आवाज होता की एक कन्हैयाजीची सभा आमच्या चंद्रपूर जिल्ह्यात झाली पाहिजे आणि म्हणून कुठंतरी त्यांची एक हाक ऐकत आम्ही ही सभा या ठिकाणी आयोजित केली। या लोकसभेच्या निवडणुकीत उतरत असताना ज्या घडामोडी झाल्या आपल्या सगळ्यांना माहीत आहे, आपण सगळे त्या घडामोडीचे साक्षीदार आहात। त्याच्यानंतर या भागातून माझे पती दिवंगत खासदार बाळूभाऊ धानोरकर हे मागच्या वेळेस निवडणूक जिंकले होते। आता ही जबाबदारी पक्षश्रेष्ठींनी आणि आपल्या सगळ्यांच्या आशीर्वादाने माझ्या खांद्यावरती आली आणि आता आजच या सभेत मी विश्वास देतो, जी जबाबदारी आपण माझ्यावरती टाकली ती जबाबदारी अतिशय सक्षमपणे मी समोरही सांभाळेल। ही निवडणूक मी कुठल्याही विकासाच्या मुद्द्यावर बोलणार नाही, मी काय काय केलं, मी काय काय नाही केलं, कारण 4.5 वर्ष मीही आमदार होती, सुभाषभाऊ माझ्यासोबत विधानसभेत होते। अनेक प्रश्न मतदारसंघातील असतील, जिल्ह्यातील असतील, छोट्या छोट्या समुदायाचे असतील, सभागृहात कसे लावता येईल आवर्जून मी प्रयत्न केला। छोट्या छोट्या सगळ्या संघटनेच्या असतील, ज्या ज्या अडीअडचणी आहेत त्या सभागृहात कशा मांडता येईल ते मी आवर्जून त्या ठिकाणी मांडल्या। 1500-1600 कोटीचे कामं या 4.5 वर्षात मतदारसंघात देखील मी केले, पण खोटं बोला पण रेटून बोला आणि आवाज वाढवून बोला हे आमच्या बापांनी शिकवलं नाही। त्याच्यामुळे आम्ही विकास पुरुषही नाही, आम्हाला तेही सांगता येत नाही, कारण विकास पुरुषांना ते बरोबर सांगता येते, पण आम्ही जमिनीवरचे लोक आम्ही स्वतःला विकास पुरुष आपल्या तोंडानं म्हणणार नाही, कारण ते जनतेनं मान्य केलं पाहिजे की तुम्ही विकास पुरुष आहे। ही निवडणूक फक्त मी हुकुमशाहीच्या विरोधात लोकशाहीची निवडणूक म्हणून लढत आहे। मी वारंवार सांगतो की ज्या पद्धतीनं हुकुमशाही या देशात आणि राज्यात या भाजपच्या लोकांनी माजवलेली आहे, जो सत्तेचा माज या लोकांना आला आहे, कुठंतरी हा माज उतरवण्याची गरज आहे। आणि आता ही प्रतिभा धानोरकर फक्त या लोकसभेची काँग्रेसची उमेदवार म्हणून नाही, तर भाजप विरोधी आपण सगळेजण आपल्या सगळ्या जनमानसाची उमेदवार म्हणून या ठिकाणी आपल्याला दिसत आहे। ज्या पद्धतीनं गावागावात आम्ही फिरत आहोत, गावागावात प्रचार सभा घेत आहोत आणि सगळ्या पदाधिकाऱ्यांचा, कार्यकर्त्यांचा आणि ग्रामीण भागातील जो उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद आम्हाला मिळत आहे, खरंच मी स्वतःला भाग्यवान समजतो की लोकांची कुठंतरी हाक आहे की यावेळेस या लोकसभेत भाजपा कुठंतरी थांबली पाहिजे आणि सगळ्या इंडिया आघाडीतला उमेदवार हा निवडून आला पाहिजे। आपण बघत आहे की 400 पारच्या गोष्टी करत असताना 400 पारच्या गोष्टी ते कशासाठी करत आहे? आज ज्यांची जयंती आहे, बाबासाहेबांनी हे संविधान दिलं नसतं तर कदाचित आज या मंचावर मी तुम्हाला दिसली नसती। समाजातला मोठ्यातला मोठा आणि छोट्यातला छोटा प्रत्येक माणसाला समानतेचा अधिकार देण्याचं काम बाबासाहेबांनी केलं आणि ते संविधान त्यांना मिटवायचं आहे, म्हणून त्यांना 400 पार करायचं आहे। अरे एवढा मोठा बलाढ्य पक्ष भाजप तुमच्याकडे आहे, एवढे मोठे दिग्गज तुमच्याकडे बसले आहे, मग इतर पक्षाचे आमदार, इतर पक्षाचे खासदार, इतर पक्षाचे पदाधिकारी फोडायची तुम्हाला गरज कशाला आहे? जेव्हा तुमच्याकडे 400 पारची संख्या तुमच्याकडे आहे, मग फोडाफोडीचं राजकारण आपल्याला करायची गरज काय? आज आपण पाहत आहोत की महाराष्ट्रात ज्या पद्धतीचं खालच्या स्तरावर जाऊन राजकारण भाजपच्या लोकांनी केलं, ज्या शरद पवारांनी राष्ट्रवादी तयार केली त्यांचे आमदार फोडले। 5 वर्षाच्या पोराला विचारलं की बाबा शिवसेना कोणाची, तेही सांगेल की शिवसेना ही बाळासाहेब ठाकरेची आहे, त्यांचेही आमदार फोडले। आणि हे सगळं फोडाफोडीचं राजकारण करून जे सत्ता तुम्ही स्थापन केली, भले नेते गेले असतील, आमदार गेले असतील, पण लोक आजही जमिनीवरती आहे। या महाराष्ट्रातले मतदार हे कदापिही माफ करणार नाही तुम्हाला। आज ही निवडणूक लढवत असताना आज मोदीची गॅरंटी म्हणून देशभरात सगळे भाजपाचे लोक डिंडोरा फिटत आहे, पण तुम्ही गॅरंटी ही कोणाकोणाची घेणार?
अनेक तरुण आहे जे सुशिक्षित बेरोजगार आहे, दर रिझ्यूम घेऊन प्रत्येक कंपन्यात फिरत आहे. त्यांच्या नोकरीची गॅरंटी तुम्ही घेणार? मोठ्या भागात या आपल्या चंद्रपूर जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात शेतकरी वर्ग आहे, त्यांच्या शेतमालाला हमी भाव मिळत नाही आहे. त्यांच्या हमी भावाची गॅरंटी तुम्ही घेणार? ज्या तरुण आमचे युवती आहे त्यांच्या सुरक्षतेची जबाबदारी तुम्ही घेणार? आमच्या महिलांच्या सुरक्षतेची जबाबदारी तुम्ही घेणार? कोणाकोणाच्या याची गॅरंटी तुम्ही घेणार? आपण विचार केला पाहिजे. जो पक्ष स्वतःच्या कुटुंबाची गॅरंटी घेऊ शकत नाही, तो तुमच्या आमच्याची गॅरंटी घेईल का? आज या निवडणुकीला समोर जात असताना मोठ्या प्रमाणात हा चंद्रपूर जिल्हा औद्योगिक जिल्हा आहे. कोळशाचं उत्पादन या जिल्ह्यात होते, खनिजची निर्मिती या जिल्ह्यात होते, मोठ्या प्रमाणात वीज निर्मिती या जिल्ह्यात होते. आणि एवढं सगळं असताना सुशिक्षित बेरोजगारांची संख्या देखील या जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात आहे, हे आपल्याला नाकारता येणार नाही. जेव्हा तुम्ही स्वतःला विकास पुरुष म्हणता, मग या जिल्ह्याच्या जडणघडणीत आपण काय काय योगदान दिलं ते तरी आम्हाला सांगितलं पाहिजे. आज आपण बिल्डिंगा बांधल्या, बॉटनिकल गार्डन बांधले, बांबू संशोधन केंद्र बांधले आणि बांधल्याबरोबर पडणारे बसस्टँड देखील बांधले. पण हे सगळे आमच्या जनमानसाच्या उपयोगाचे नाही. आम्हाला कुठंतरी आज प्रत्येक कुटुंबात आपण पाहतात की बापाच्या खांद्याला खांदा लावून खाणारे 2-2 पोरं आहेत, ज्यांच्या हाताला रोजगार नाही. नुसत्या बिल्डिंगा आणि बाग बगीचे बांधल्यानं पोटाची भूक भागत नाही. पोटाची भूक भागासाठी अन्नाचा दाना लागतो आणि अन्नाचा दाना खासाठी हाताला रोजगार लागतो. हा विषय तुम्हाला अजूनपर्यंत का समजला नाही हे आम्हालाही समजत नाही. आणि वरून तुम्ही विचारता की काँग्रेसच्या उमेदवारांना 4.5 वर्षात काय काय केलं हे त्यांनी सांगावं. मी आवर्जून सांगतो, भले मी तुमच्यासारखं 30-40 वर्षाचं राजकारण केलं नसेल, 4.5 वर्षाची मी फक्त आमदार आहे, पण 20,000 कोटीचा प्रकल्प मी माझ्या मतदारसंघात मंजूर करून दाखवला तरच मी मतदारांच्या समोर जातो. 145 मेगावॅटचा सोलर प्रकल्प देखील मी मंजूर करून दाखवला. मी याच्यासाठी तुमच्यासारख्या बिल्डिंगा बांधल्या नाही, बाग बगीचे बांधले नाही, कारण आता युवकांना ज्याची गरज आहे, जो प्रकल्प मी आणला, किमान 10 ते 15,000 युवक त्या कंपनीत नोकरीला लागल तर त्यांच्या कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न कुठंतरी मार्गी लागल. आज या 10 वर्षाच्या काळात मध्यंतरी फक्त 2.5 वर्ष हे महाविकास आघाडीचं सरकार होतं. उर्वरित सगळे दिवस आपण बघितलं की भाजपची सत्ता होती. या भाजपच्या सत्ते असताना काय काय यांनी केलं हे सांगितलं पाहिजे. आणि वरून तेच विचारतात की काँग्रेसने 70 वर्षात या देशाला काय दिलं. कुठंतरी आपली बाजू मांडत असताना ज्या पद्धतीनं भाजपचे लोक आपली बाजू मांडतात, 5 रुपयाचा बिस्किटचा पुडा दे, पण सोशल मीडियावर एवढी न्यूज. आमच्या लोकांना ते करता येत नाही. आमचे लोक एखादा कुटुंबाचा मृत्यू जरी झाला असेल आणि 50,000 जरी आर्थिक मदत करत असेल तरी पण ते त्यांना पाहिजे तसं व्हायरल करता येत नाही. म्हणून आज सगळ्यांना आपल्याला विनंती करतो की काम कमी केलं तरी चालते, पण कामाचा प्रोपोगंडा भाजपासारखा करायला शिका. त्याच्याशिवाय आपली प्रसिद्धी होणार नाही. आज जे लोक म्हणतात की 70 वर्षात काँग्रेसने काय केलं, काँग्रेसचा या गांधी कुटुंबाचा एक आगळा वेगळा इतिहास आहे. या देशाच्या पंतप्रधान म्हणून आदरणीय इंदिराजी गांधी होत्या. त्यांनी कधी जात नाही पाहिली, कधी धर्म नाही पाहिला. समाजाच्या शेवटच्या टोकापर्यंत प्रत्येक माणसाला सोबत नेऊन राजकारण केलं. या देशाच्या सर्वोत्कृष्ट महिला पंतप्रधान म्हणून आजही त्यांचं नाव जनमानसाच्या मनात आहे. या गांधी कुटुंबाचा इतिहास बघितला, आदरणीय इंदिराजी असतील, आदरणीय राहुलजी असतील, आदरणीय राजीवजी असतील, रक्ताचा शेवटचा थेंब या देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी त्यांनी खर्च केला. आणि हे भाजपवाले म्हणतात, दाखवा भाजपचा एक तरी माणूस ज्याच्या रक्ताचा शेवटचा थेंब या देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी खर्च झाला असेल. महात्मा गांधींनी दांडी यात्रा काढली. दांडी यात्रेत अनेक लोकांचा सहभाग होता आणि दांडी यात्रेनंतर भारत जोडोची यात्रा ही देशात सर्वोत्कृष्ट यात्रा म्हणून आता नावारूपास आहे. जेव्हा या देशाचा इतिहास लिहिला जाईल, या इतिहासात आदरणीय राहुलजींचं नाव, राहुलजीसोबत आम्हाला देखील स्वाभिमान वाटेल की त्या भारत जोडो यात्रेचे आम्ही देखील सारथी म्हणून त्यांच्यासोबत चाललो. हे चालत असताना अनेक लोकांनी राहुलजीवर टीका केल्या, पण एका भारत जोडोच्या यात्रेनं सगळ्यांची बोलती बंद करून टाकली. अशा पद्धतीची ती भारत जोडो यात्रा होती. आणि वरून हेच विचारतात की काँग्रेसने या देशाला काय दिलं. अरे आपण सांगितलं पाहिजे, काँग्रेसच्या प्रत्येक पदाधिकाऱ्याची, कार्यकर्त्याची जबाबदारी आहे. ज्या ट्रेनमध्ये तुम्ही बसता, जो लॅपटॉप तुम्ही वापरता, जो फोन तुम्ही वापरता, ज्या शाळेत तुम्ही शिकले आणि ज्या दवाखान्यात तुम्ही पैदा झाले ना, तो दवाखाना देखील काँग्रेसच्या काळातला आहे. हे सांगताना आपण कुठंतरी कमी पडत आहो. म्हणून माझी सगळ्यांना विनंती आहे, काँग्रेसने काय काय केलं. ज्या सभागृहात तुम्ही छाती ठोकू ठोकू भाषणं करता ना, ते भाषणं करणारा सभागृह देखील या काँग्रेसच्या काळात झालं, हे विसरता कामा नये. आणि आज ही निवडणूक लढवत असताना अनेक
आरोप प्रत्यारोप प्रत्येकावरती होत आहे. कालच काहीतरी राजुऱ्यात त्या चित्रताई वाघाल्या त्या देखील अनेक प्रकारचं वक्तव्य केले. आपल्या उमेदवार भाजपचे जे आहे तेही अनेक प्रकारचे चुकीचे वक्तव्य करत आहे. पण हा महाराष्ट्र हा शाहू फुले आंबेडकरांचा महाराष्ट्र आहे, महिलांचा सन्मान करणारा महाराष्ट्र आहे. या महाराष्ट्रात अनेक कर्तृत्ववान महिला, झाशीची राणी लक्ष्मीबाईपासून अहिल्याबाई होळकरपासून राजमाता जिजाऊपासून तर प्रतिभाताई पाटीलपासून तर सिंधुताई सपकाळपर्यंतच्या कर्तृत्ववान महिला या महाराष्ट्रात घडून गेल्या. आणि अशा महिलांच्या बाबतीत जर का एखादा जबाबदार लोकप्रतिनिधी चुकीचं वक्तव्य करत असेल, भावा बहिणीच्या पवित्र नात्यावर लांछन लावणारं वक्तव्य जर का करत असेल तर त्यांना हा महाराष्ट्र कदापिही माफ करणार नाही. अरे तुम्ही जेव्हा स्वतःला उच्च शिक्षित म्हणता, स्वतःला विकास पुरुष म्हणता, मग एवढ्या सगळ्या डिग्र्या तुमच्याजवळ असताना अशा पद्धतीचं वक्तव्य उच्च शिक्षित माणूस करू शकते का, याचा देखील विचार आपण केला पाहिजे. आज ही निवडणूक लढवत असताना मी फार जास्त बोलणार नाही. माझी निवडणूक ही फक्त या देशात जे हुकुमशाही चालू आहे, हुकुमशाहीच्या विरुद्ध लोकशाहीची ही निवडणूक आहे. आणि लोकशाहीची निवडणूक लढवत असताना भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे संविधान आपल्याला दिलं ते संविधान वाचवण्याची लढाई आहे. म्हणून आपल्या सगळ्यांना माझी विनंती आहे की तब लढे थे गोरों से, अब लढ रहे चोरों से. तेव्हा इंग्रजाचे गुलाम झालो, आता जर का भाजपचे गुलाम व्हायचं नसेल तर ही लढाई आपल्या अस्तित्वाची लढाई आहे आणि आपण सगळ्यांनी एकजुटीनं ही लढाई लढली पाहिजे. देशात एक हिटलर झाला, दुसरा हिटलर जर का पैदा होऊ नये असं जर का तुम्हाला वाटत असेल तर खऱ्या अर्थानं आता रणांगणात आपण उतरलं पाहिजे. आणि रणांगणात उतरत असताना या लोकसभेची प्रतिभा धानोरकर ही फक्त एकटी उमेदवार नाही, तर इथं बसलेला प्रत्येक पदाधिकारी, प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक मनुष्य हा लोकसभेचा उमेदवार आहे. या पद्धतीनं जर का आपण केलं तर ही लढाई आपल्यासाठी काही फार मोठी नाही. म्हणून माझी आपल्या सगळ्यांना विनंती आहे, कुठेही कोणाचे गुलाम बनून राहू नका. या स्वतंत्र भारताचे जर का गुलाम बनून राहायचं नसेल तर तुम्हाला ही लढाई पूर्ण ताकदीनिशी लढावी लागणार आहे. येत्या 19 तारखेला मतदान आहे. पंजासमोरील नंबर 1 माझं बटन आहे. आणि या भागातून पहिल्या महिला खासदार या ताई कन्नमवार झाल्या आणि त्यांच्यानंतर आता 62 नंतर जवळपास ही संधी मला मिळत आहे. मला माहीत आहे चंद्रपूर जिल्हा हा नेहमी इतिहास घडवणारा जिल्हा आहे. मागच्या वेळेसही अनेक दिग्गज लोकसभेत उभे होते, पण सगळ्या दिग्गजाचं पानिपत लोकसभेत झालं आणि बाळू धानोरकर हा एकमेव खासदार फक्त या चंद्रपूर जिल्ह्याने निवडून पाठवला. तोच इतिहास हे चंद्रपूरकर कायम करणार आहात. आणि इतिहास कायम करत असताना माझ्या या सगळ्या इतिहासात आपण सगळे साक्षीदार व्हावं अशी मी आपल्याला विनंती करतो. या देशातील सर्वोच्च सभागृहात म्हणजे लोकसभेत एक महिला खासदार म्हणून निवडून जाण्याचा बहुमान आपल्या सगळ्यांच्या प्रेमाने, आपल्या सगळ्याच्या आशीर्वादाने आणि आपल्या सगळ्याच्या भरघोस अशा मताधिक्याने आपण मला द्यावं अशी कडकडीची विनंती मी आपल्याला करतो आणि इथंच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही है, चंद्रपुर के माता काली की इस भूमि के आप तमाम आदरणीय बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, नौजवान साथियों का, किसानों मज़दूरों का, दुकानदारी करके, मेहनत मजदूरी करके, बिजनेस करके, नौकरी करके, अपने खून पसीने की कमाई से अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले आप तमाम मेहनत कश आवाम का क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बड़ा खूबसूरत चांद निकला है आज आसमान में। आप चंद्रपुर के लोग हैं और चंद्रपुर की संस्कृति बहुत शानदार रही है। ये इलाका है जहां एक से एक ऐतिहासिक महापुरुष, महामानव पैदा हुए हैं। ये इलाका है विदर्भ का पूरा महाराष्ट्र, पूरा का पूरा देश, पूरी की पूरी दुनिया आज 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को याद कर रहा है, बड़े धूमधाम से उनकी जयंती मना रहा है। मैं इस मौके पर आप सबको डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती की शुभकामनाएं देता हूं। मला मराठी येत नाही, लेकिन मुझे इतनी मराठी आती है
कि जब महिलाओं के सम्मान की बात हो सके तो मैं उस बात को समझ सकूं। वो बता रही थी कि भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो महिलाओं का अपमान कर रहे हैं और वहां खड़ा होकर के महिलाओं का अपमान कर रहे हैं जिस धरती से इस देश को पहली महिला राष्ट्रपति मिला है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और बात सिर्फ प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी की नहीं है। आज जब हम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को याद कर रहे हैं तो डॉक्टर बाबा साहब क्या कहते थे? डॉक्टर बाबा साहब कहते थे कि किसी भी समाज की प्रगति इस बात से आंकी जाएगी, इस बात से देखी जाएगी कि वहां पर महिलाओं को आगे बढ़ने का कितना अधिकार मिला है, महिलाओं को कितना सम्मान मिला है। ये डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के शब्द हैं। और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिनको अपना गुरु मानते थे, महात्मा ज्योतिबा फूले की धर्मपत्नी सावित्रीबाई फूले अगर नहीं होती तो आज जो पढ़ी लिखी महिलाएं इस जाहिर सभा में बैठी हुई हैं वो नहीं बैठ पाती। ये सावित्रीबाई फूले का देन है। और यही अपमानित भाषा, ऐसी ही कलंकित सोच, ऐसी ही ओछी सोच रखने वाले लोग जब सावित्रीबाई फूले स्कूल के लिए जाती थी तो उनके ऊपर गोबर फेंकने का काम करते थे। तो अपने बैग में, अपने झोले में वो एक एक्स्ट्रा कपड़ा लेकर के जाती थी, जो कपड़ा घर से स्कूल आते हुए गंदा कर दिए जाते थे। ऐसी गंदी मानसिकता वाले लोगों के द्वारा उस कपड़े को बदल करके दूसरा कपड़ा पहन करके वो बच्चियों को पढ़ाती थी, बच्चियों को शिक्षा देने का काम करती थी। आज वही मानसिकता इस समाज पर हावी हो रही है। और जब वो मानसिकता इस समाज पर हावी हो रही है तो माता जिजाऊ बाई को हमको याद करने की जरूरत है, अहिल्याबाई होलकर को हमको याद करने की जरूरत है कि हमारे समाज में, हमारे देश में हम देवियों की पूजा करते हैं। अभी नवरात्रा चल रहा है, बोलिए कन्याओं को भोजन कराया जाता है कि नहीं कराया जाता है? कुमारी कन्याओं को भोजन करा करके हम पुण्य का काम करते हैं कि नहीं करते हैं? बार बार महिलाओं का अपमान करना। अरे सामने से लड़ाई हो रही है ना, एक तरफ आपका तोड़ जोड़ करके बनाया हुआ गठबंधन है, दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक है। एक तरफ हर पार्टी को तोड़ करके आपने गठबंधन बनाया है। कहते थे कि एक अकेला, याद है ना? तो अकेला होगे ही ना, पत्नी को छोड़ दोगे तो अकेला ही रहोगे। एक अकेला, क्या हुआ उस एक अकेले का? उस एक अकेले की हालत यह है कि महाराष्ट्र में अगर आप गिनती करना शुरू करेंगे तो पहले बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना तोड़ी, शिंदे जी को लेकर के आए, तब काम नहीं चला तो फिर पवार साहब की एनसीपी तोड़ी और भतीजा जी को लेकर के आए, अजीत दादा को लेकर के आए, तब भी काम नहीं चला तो कांग्रेस के उन नेताओं को शामिल करना शुरू किया जो अपना चुनाव हार चुके हैं। मिलिंद देवरा जी चुनाव नहीं जीत पाए थे, अशोक चौहान जी कांग्रेस पार्टी में चुनाव नहीं जीत पाए थे, उनको भाजपा में शामिल कराया, तब भी नहीं हुआ तो राज ठाकरे जी बिना पानी पिए मोदी जी और अमित शाह जी को गाली देते थे, उनको शामिल कराया है। क्या हुआ भैया? एक अकेला, ये कौन सी बारात जमा कर ली है? ना दूल्हा का पता है ना बैंड वाले का, एक अकेला की ऐसी बारात बनाई है कि जिसको भ्रष्टाचारी कहा करते थे। कहते थे कि इनको जेल में डालेंगे, इनके ऊपर ईडी की कार्रवाई होगी, इनके ऊपर इनकम टैक्स का कार्रवाई होगा, इनके ऊपर सीबीआई का कार्रवाई होगा, इनको परिवारवादी बोलते थे। बताइए, जब तक अजीत दादा कांग्रेस के साथ थे तब तक परिवारवादी थे, जो ही फडणवीस जी के साथ बैठे हैं तो परिवारवादी नहीं रहे हैं। वो ये बेईमानी आप देख रहे हैं, अपनी आंख से इसको देखिए आप और समझिए। और चंद्रपुर के लोगों के कहने की जरूरत नहीं है। पूरे देश में जब नशा का खुमारी था, नशा सर चढ़ करके बोल रहा था,
जब 2019 में वो नशा आपके ऊपर नहीं चढ़ा तो 2024 में आपके ऊपर क्यों चढ़ेगा? आप तो वो समझदार लोग हैं जो तब इनके भुलावे में नहीं आए तो अब इनके भुलावे में क्या आएंगे, क्योंकि इनकी सच्चाई तो अब पूरे देश को पता चल रहा है, पूरे देश को पता चल रहा है। कहते हैं भ्रष्टाचार पे कार्रवाई करेंगे। भ्रष्टाचार पे कार्रवाई तब करेंगे ना जब वो भ्रष्टाचारी दूसरी पार्टी में रहेगा। जो ही आपकी पार्टी में आ जाएगा तब तो आप उसको जीजा जी कहना शुरू कर देंगे। हम यही हो रहा है ना। दो ऑप्शन है आपके पास, आप या तो जेल चले जाइए या भाजपा में आ जाइए। भाजपा में जो ही आप आ गए फिर तो आपकी जो है सारी गलती माफ है और आप बिल्कुल धुल करके ऐसे चकाचक साफ हो गए हैं जैसे वॉशिंग मशीन में ही आपके कपड़े के ऊपर आयरन भी हो चुका है। यह हमारे आंखों के सामने हो रहा है। और यह क्यों हो रहा है? यह इसलिए हो रहा है कि प्रतिभा ताई ने एक नाम लिया अपने भाषण में। उन्होंने कहा कि देश में हिटलर शाही लाई जा रही है। हिटलर शाही जब हम बोलते हैं उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब यह होता है कि इस देश के भीतर संविधान का शासन है। और संविधान के शासन का क्या मतलब होता है? संविधान के शासन का मतलब यह होता है कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, संविधान सभा ने एक संविधान बनाया और उस संविधान में यह बात सुनिश्चित की गई कि यहां पर राजा का बेटा राजा नहीं होगा। जनता के पास वोट का अधिकार है और जनता जिसको वोट देगी, जनता जिसको चुनेगी, वो जो है प्रत्याशी होगा जीता हुआ, और जीते हुए प्रत्याशी जिसको चुनेंगे वो मुख्यमंत्री होगा, वो प्रधानमंत्री होगा। पिछले कुछ सालों में हमने क्या देखा है? हमने ये देखा है कि आपने वोट दिया महाविकास आघाड़ी को, आपने वोट दिया कांग्रेस को, आपने वोट दिया एनसीपी को, विधायक जी चले गए बीजेपी में। और बीजेपी में भी क्या हो रहा है? बीजेपी में यह हो रहा है कि पहले आडवाणी जी हुआ करते थे पीएम इन वेटिंग, आजकल फडणवीस जी हैं पीएम सीएम इन वेटिंग। मतलब अपने ही नेता को, अपने ही कार्यकर्ता को वो पीछे छोड़ करके बाहर से लाए हुए लोगों को बिठा करके सीएम बना रहे हैं, मंत्री बना रहे हैं। तो एक बात बताइए कि प्रधानमंत्री जी, पंत प्रधान जी किस मुंह से कांग्रेस को गाली देते हैं कि जो कांग्रेस के नेता यूपीए के वक्त में भी मंत्री बने हुए थे, वही कांग्रेस के नेता एनडीए के वक्त में भी मंत्री बने हुए हैं। तो आपने कौन सा भ्रष्टाचार के ऊपर कार्रवाई किया है? आपने कौन सा परिवारवाद के ऊपर कार्रवाई किया है? यह बेईमानी हमारे आंख के सामने हो रही है। और यह बेईमानी क्यों हो रही है? यह बेईमानी इसलिए हो रही है कि धीरे धीरे इस देश की जनता को यह एहसास करा दिया जाए कि आपके हाथ में कुछ नहीं है, आपके हाथ में कुछ नहीं है। आपके सामने अत्याचार होता रहेगा लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते हैं। यह बात हमारे दिमाग में बिठाने की कोशिश की जा रही है। और कैसे बिठाने की कोशिश की जा रही है? प्रचार के माध्यम से हमारे दिमाग में यह बात बिठाने की कोशिश की जा रही है। अब आप बताइए, चुनाव हो रहा है, 19 तारीख को वोट होगा। आप जिसको चंद्रपुर में वोट दीजिएगा वही आपका खासदार बनेगा ना? क्या वही खासदार बनेगा ना? फिर यह बात कहां से बोली जा रही है? अब की बार 400 पार कैसे बोला जा रहा है? यह आत्मविश्वास पंत प्रधान को कहां से आ रहा है कि चुनाव होने से पहले ही, वोट होने से पहले ही, अभी पहले चरण का भी वोटिंग नहीं हुआ है, 7 चरण में मतदान होना है और कह रहे हैं अब की बार 400 पार। इनको कैसे मालूम है? ज्योतिषी हैं? ज्योतिषी हैं क्या? क्या भविष्य देखते हैं? अगर भविष्य देखते हैं
तो प्रधानमंत्री जी ये भी बता दीजिए कि अब की बार पेट्रोल कितना 100 पार होगा। यह भी बता दीजिए कि अब की बार गैस सिलेंडर कितना 100 पार होगा। अब की बार कितने और किसानों को इस देश में आत्महत्या करनी पड़ेगी, कितने और नौजवानों को आत्महत्या करने पड़ेगी, बेरोजगारी कितना पार होगा, महंगाई कितनी पार होगी, यह भी जरा देश को बता दीजिए। बता दीजिए ना। इसका क्या मतलब है, इस बात को समझिए। जब सत्ता को इस बात का अहंकार होता है कि हमको जनता को वोट की जरूरत नहीं है, तब उसके मुंह से ऐसी भाषा निकलती है। भाजपा के कैंडिडेट को चंद्रपुर में महाराष्ट्र की महिलाओं का, देश की महिलाओं का, हमारी प्रत्याशी का अपमान करने की हिम्मत कहां से आती है? क्योंकि उसको मालूम है कि सब कुछ हमने खरीद लिया है। एजेंसी हमारे कंट्रोल में, मीडिया हमारे कंट्रोल में, सारा प्रचार तंत्र हमारे कंट्रोल में। तो प्रचार के माध्यम से लोगों के दिमाग में ये बिठा देंगे कि अब की बार 400 पार, लोग हमको वोट दे ना दें लेकिन हम सीट जीत जाएंगे। यह जो खतरा है, यह खतरा हम लोगों को समझना पड़ेगा। हम लोगों को समझना पड़ेगा कि कौन सी साजिश हमारे साथ रची जा रही है। आज ये ऐसी भाषा बोल रहे हैं, और जैसा कि हमारे जिला अध्यक्ष जी ने कहा कि धीरे धीरे ये इस देश के संविधान को बदलने का काम करेंगे। और संविधान का शासन अगर नहीं होगा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि संविधान ने आज हमको एक अधिकार दिया है। अधिकार क्या है? कि हम मंच पे जो बैठे हुए लोग हैं, हमारा भी वोट एक है, जो लोग यहाँ खड़े हैं उनका भी वोट एक है, और आप सब लोग जो कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, आपका भी वोट एक है। यह है संविधान की ताकत। यह है संविधान की ताकत कि हवाई जहाज से उड़ने वाला का भी वोट एक होता है, और जमीन पर बैठ करके जूता सिलने वाले का भी वोट एक होता है। यह है संविधान की ताकत। और यह जो वोट की ताकत से 5 साल में हम सरकार बदल सकते हैं, हम व्यवस्था बदल सकते हैं। जिस सरकार ने हमारे लिए काम नहीं किया, उस सरकार को हम पलट सकते हैं। यह आत्मविश्वास यह हमसे छीन लेना चाहते हैं। हमारे दिमाग में यह बात बिठा देना चाहते हैं कि अब की बार 400 पार। तो आपको मन में लगने लगेगा कि भाजपा जब जीत ही रही है, जब शिंदे जी भी उन्हीं के साथ हैं, फडणवीस जी भी वहीं गाना गा रहे हैं, अजीत दादा भी वही हैं, कांग्रेस के नेता को भी तोड़ लिया, अब तो राज ठाकरे भी कह रहे हैं कि मोदी जी बड़ा बढ़िया आदमी है, इसका मतलब वोट नहीं देते हैं। और आपके दिमाग में यह बात बिठा दी जाएगी कि जब जीत ही रहा है और हम हार ही रहे हैं, तो आपका आत्मबल नीचे हो जाए। और आत्मबल नीचे कैसे होता है, और आत्मबल जब इंसान का नीचे हो जाए तो मुनाफा कैसे कमाया जाता है, उसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। टीवी पे एक ऐड आता था ना, फेयर एंड लवली लगाने से मुंह गोरा हो जाएगा, आता था ना। एक आदमी हमको बता दीजिए जो फेयर एंड लवली लगा करके अपना मुंह गोरा कर लिया हो। एक आदमी बता दीजिए, एक आदमी बताइए। ठीक है, अगर फेयर एंड लवली लगाने से मुंह गोरा नहीं होता है, तो हमको 2 बात सोचनी चाहिए। पहली बात तो ये कि गोरा हो कि काला हो क्या फर्क पड़ता है। जिस देश में भगवान का रंग काला है, कृष्ण जी का रंग काला है कि नहीं है? अब मेरा नाम कन्हैया है, अब मोदी जी जिस महिला को छोड़ दिए उनका नाम यशोदा है। जिस देश में भगवान का रंग काला है, यहां जबरदस्ती गोरा होने का क्या जरूरत है? आपके मन में बिठाया जाता है कि अगर आप गोरे नहीं हैं तो आप अच्छे नहीं हैं। और जब यह बात आपके दिमाग में बैठ जाती है, तब आपके सामने वो फेयर एंड लवली का ट्यूब बेचा जाता है। अब मार सुबह शाम उसको मुंह में आप घस रहे हैं, कहीं वो गोरा होना है लगाने से। यही बात, यही साइकोलॉजी हमारे दिमाग के साथ खेली जा रही है। अब तेंदुलकर आकर के आपको कहेगा कि बूस्ट पीजिए, तो आप 250 रुपए किलो जो है चीनी खरीद करके पीजिएगा और पिलाइएगा अपने बच्चों को। प्रचार क्यों किया जाता है? प्रचार इसलिए किया जाता है
ताकि हकीकत से आपको दूर किया जाए। आप टीवी खोलिए, आपको मोदी जी दिखेंगे। आप पेट्रोल पंप पे जाइए, आपको मोदी जी दिखेंगे। आप मोबाइल खोलिए, आपको मोदी जी दिखेंगे। आप रेडियो सुनिए, आपको मोदी जी दिखेंगे। आप अखबार खोलिए, आपको मोदी जी दिखेंगे। ऐसा लगता है कि मोदी जी इंसान नहीं हो। अभी तो भाजपा के नेताओं ने यह कहना भी शुरू कर दिया है कि मोदी जी भगवान हैं। ऐसा वो क्यों बोल रहे हैं? ऐसा वो इसलिए बोल रहे हैं कि नाम लेंगे मोदी जी का, नाम लेंगे मोदी जी का, फोटो दिखाएंगे मोदी जी का, तो उसके पीछे यह सवाल गुम हो जाएगा कि आपने सरकार चलाई इस देश में 10 साल। 10 साल के कार्यकाल में आपने कौन सा ऐसा 10 काम किया है कि जिसके आधार पे आपको 2024 में भी वोट दिया जाए? यह सवाल अब की बार 400 पार के पीछे छुप जाएगा कि अब की बार देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्यों है। यह सवाल छुप जाएगा कि जो सिलेंडर 400 रुपए में मिलता था वो सिलेंडर 1200 रुपए में क्यों मिल रहा है। यह सवाल छुप जाएगा कि जो सोना 35,000 रुपए 40,000 रुपए तोला मिलता था वो 75,000 रुपए तोला क्यों मिल रहा है। यह सवाल छुप जाएगा कि इस देश के अंदर रोज बरोज कमर तोड़ महंगाई क्यों बढ़ रही है और पढ़ने लिखने के बावजूद, डिग्री होने के बावजूद, प्रधानमंत्री की तरह नकली डिग्री नहीं, ओरिजिनल इंजीनियरिंग का डिग्री होने के बावजूद लोगों को नौकरियां क्यों नहीं मिल रही है। हर मिनट महिलाओं के साथ अत्याचार क्यों हो रहे हैं। हर घंटे 2 नौजवान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं। हर घंटे 2 किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं। क्यों काम धंधा कम होता जा रहा है। क्यों हमारी उम्र में हमारे पूर्वज, हमारे माता पिता जितना काम कर पाए आज हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने नौकरी की, बच्चों को पढ़ाया, बेटियों की शादी की, घर बनाया और अपने माँ बाप का भरण पोषण किया। आज जो नई पीढ़ी है वह यह काम क्यों नहीं कर पा रही है। हम में से ज्यादा नौजवान आज भी माँ बाप के बनाए घर में रह रहा है, अपना घर नहीं बना पा रहा है। क्यों? क्योंकि आप एजुकेशन लोन लेकर के पढ़ाई करते हैं और नौकरी मिलने से पहले, नौकरी बाद में मिलती है, कर्जदार आप पहले बन जाते हैं। ईएमआई की हालत यह है कि वॉशिंग मशीन से लेकर के, फ्रिज से लेकर के, गाड़ी तक हर चीज ईएमआई पे चल रहा है। ये जो हालत हुई है अर्थव्यवस्था की, उसका जवाबदेह कौन है? और जो वादे सरकार ने किए थे, प्रधानमंत्री जी ने अपने मुंह से किए थे, उन वादों का क्या हुआ? वादा किया था ना कि सबके खाते में 15 लाख रुपया पहुंचाएंगे। एक आदमी बता दीजिए जिसके खाते में 15 लाख रुपया सरकार ने भेजा हो। कोई एक आदमी? कोई एक आदमी नहीं। मैं वो भाजपा के प्रत्याशी की बात नहीं कर रहा हूं। उसके खाते में 15 लाख नहीं, उसके खाते में हो सकता है 1500 करोड़ पहुंच गया हो। मैं आम लोगों की बात कर रहा हूं। किसी के खाते में 15 लाख नहीं पहुंचा। हर साल 2 करोड़ नौकरी नहीं मिली। 5 साल में 10 करोड़ रोजगार मिलना था, किसी को रोजगार नहीं मिला। जो वादे सरकार ने किए थे उसमें से कौन सा वादा पूरा हो गया? बुलेट ट्रेन चलने लगी क्या? 2022 तक सबको पक्का मकान मिल गया क्या? किसानों को उनकी आमदनी दुगनी हो गई क्या? महिलाओं पे अत्याचार कम हो गए क्या? भ्रष्टाचार रुक गए क्या? कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। तो 2 बार पंत प्रधान बनने के बाद जब तीसरी बार फिर से वोट मांगने के लिए आ रहे हैं तो आज की तारीख में उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। इसीलिए आप भाजपा का चुनाव प्रचार उठा करके देख लीजिए। उनके चुनाव प्रचार में रोजगार की बात गायब है, महंगाई की बात गायब है, महिला सुरक्षा की बात गायब है, किसानों की आमदनी दुगनी करने की बात गायब है, एमएसपी की बात गायब है। ये सब शब्द उनके भाषणों से गायब हो चुके हैं। इसीलिए जब उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा है तो भाजपा के प्रत्याशी भाई बहन के पवित्र रिश्ते को बदनाम कर रहे हैं। भाजपा के प्रत्याशी हमारी प्रत्याशी के महिला होने के चलते
आंसू होना गलत बात है क्या? आंसू होना अगर गलत बात है तो मुझे बताइए, जब आप अपनी बेटी की शादी करते हैं तो जब बेटी की विदाई होने लगती है तो बेटी रोती है कि नहीं रोती है? रोना तो इंसान की बात है ना, रोना इंसान की बात है। इंसान रोता है, इंसान हंसता है, इंसान खुश होता है, इंसान दुखी होता है। जिस इंसान ने अपने जीवन संगनी को खो दिया हो, जिस इंसान ने अपने जीवन साथी को खो दिया हो, वो तो रोएगा ही ना। वही नहीं रोएगा जो अपने जीवन साथी के साथ धोखा किया हो, झूठ बोला हो, देश को गुमराह किया हो। उसी को नहीं मालूम है कि जीवन साथी होने का क्या मतलब होता है। और आज जब बोलने के लिए कुछ नहीं बचा है तो वह कहावत है ना कि पुरानी शराब को ही नए बोतल में परोसा जा रहा है। पुराने ही जुमलों को गारंटी का नाम दे दिया गया है। और आज उन्होंने एक गारंटी पत्र जारी किया है। एक तो वो जो गारंटी पत्र है वो गारंटी पत्र नहीं है, वो जुमला पत्र है, जुमला पत्र। और उस जुमला पत्र को जब आप देखेंगे तो उस जुमला पत्र में 50 से ज्यादा फोटो तो खाली प्रधानमंत्री का लगाया गया है। अगर प्रधानमंत्री का फोटो लगाने से हमारा कल्याण होता हो तो हर पेट्रोल पे प्रधानमंत्री का फोटो लगा होता है, वहां पे पेट्रोल 100 रुपए की बजाय 50 रुपये लीटर मिल रहा होता। और उस पूरे के पूरे पत्र में कहीं भी एमएसपी की बात नहीं की गई है, रोजगार की बात नहीं की गई है, और इस देश के भीतर नौजवानों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है उस पर कोई बात नहीं किया गया है। इसीलिए आप तमाम लोगों को तय करना है, 3 चीज आपको तय करना है। पहला कि वोट आपको देना है। आप जिसको वोट दीजिएगा 400 पार क्या, वो 500 पार भी हो सकता है, लेकिन ये अधिकार जनता का है। जनता तय करेगी कि उसको जिताना चाहती है, किसको हराना चाहती है। दूसरी बात कि अगर चुनाव हो रहा है तो चुनाव इस बात के बीच में होगा कि अगर इस देश के अंदर चुनाव होंगे तो जनता के सवालों पर चुनाव होंगे। बीजेपी बताए कि 10 साल में उन्होंने देश के लोगों के लिए क्या किया, कितना रोजगार दिया, कितनी महंगाई कम की, कितनी सड़कें बनाई, कितना एम्स खोला, कितने आईआईएम खोले, कितनी फैक्ट्रियां खोली, कितना किसानों का कर्जा माफ किया। ये बीजेपी बताए। और फिर हम बताएंगे कि हमने देश के लिए क्या किया है और हम देश के लिए क्या करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस देश के भीतर जो लोग हैं, लोगों की जो समस्याएं हैं, उसका निराकरण किया जा सके। राजनीति भावनाओं को भड़का करके नहीं हो, राजनीति लोगों के मुद्दों के आधार पर हो। और लोगों का मुद्दा यह है कि लोग बेकारी से परेशान हैं, लोग महंगाई से परेशान हैं, हम उसका समाधान करना चाहते हैं। इसीलिए एक तरफ माताओं और बहनों को बदनाम करने वाली बीजेपी है, दूसरी तरफ माताओं और बहनों को सम्मान करने के लिए हम महालक्ष्मी योजना लेकर के आए हैं कि हर परिवार की एक महिला को 1 लाख सालाना आमदनी देने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। इसीलिए एक तरफ वो नौजवानों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि अगर डिग्री है तो नौकरी है, और 1 लाख का अप्रेंटिस योजना के तहत हर नौजवान को रोजगार देने का काम करेंगे, और 30 लाख पद जो खाली पड़े हुए हैं उसको हम भरने का काम करेंगे। और कानून बना करके, सिर्फ भाषण दे करके नहीं कि आज भाषण दे करके चले गए और इस बात का कोई गारंटी नहीं हो कि वो लागू हुआ कि नहीं हुआ। कानून बना करके, एमएसपी का कानून बना करके हम किसानों की आमदनी को बढ़ाने का काम करेंगे। एमएसपी का कानून लेकर के आएंगे और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे। समाज के हर वर्ग को, हर तबके को अपने साथ जोड़ने का काम श्री राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा से और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से किया है। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि हर तबके के, हर वर्ग के लोगों की गिनती कीजिए, एक्सरे कीजिए, और जिसकी जो आर्थिक हालत है, जिसकी जो सामाजिक हालत है, उस आर्थिक और सामाजिक हालत को बेहतर करने के लिए हमने गिनती करो का संकल्प किया है। और किसी का छीन करके किसी को नहीं देना है। ऐसा नहीं है कि इस समाज का छीन करके उस समाज को दे देना है, बल्कि
बिना वजह का जो 50% का कैप बना करके रखा है सुप्रीम कोर्ट ने, उस कैप को खत्म करेंगे, सबकी हिस्सेदारी और सबकी भागीदारी को सुनिश्चित करेंगे। यह तमाम संकल्प लेकर के कांग्रेस पार्टी आई है। इसीलिए मैं आप सब लोगों से यह आग्रह करने के लिए आया हूं। यह मेरा आग्रह है आपसे, मेरा अपील है आपसे कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो महाविकास अघाड़ी के कार्यकर्ता हैं, उनसे मैं ये कहना चाहता हूं कि ये एक निर्णायक लड़ाई देश में होने जा रही है। इसीलिए आप सब लोगों को अपना मतभेद भुला करके, होता है ना कि अलायंस में ये सीट हम लेना चाहते थे, वो सीट हम लेना चाहते थे, इस नेता का उस नेता से नहीं बनता है, उस नेता का इस नेता से नहीं बनता है। यह तमाम मतभेद को भुला करके एक तरफ महाविकास अघाड़ी है जिसका काम है महाराष्ट्र के सम्मान को पुनर्स्थापित करना। जिस तरीके से शिवसेना को तोड़ करके, एनसीपी को तोड़ करके महाराष्ट्र के आम लोगों को अपमानित करने का काम किया गया है, तो महाराष्ट्र के आत्मसम्मान के लिए जो आपकी बहू बेटी के बारे में भाई बहन के रिश्ते को कलंकित करने की भाषा बोली जाती है, उस अपमान के खिलाफ महाराष्ट्र के सम्मान के लिए आप तमाम लोगों को एकजुट होने की जरूरत है। तो एक तरफ महाविकास अघाड़ी है जिसके पास महाराष्ट्र के लिए और देश के लिए एक सकारात्मक एजेंडा है, एक मुद्दा है, जिसमें हम रोजगार कैसे देंगे, जिसमें हम महंगाई कैसे कम करेंगे, महिलाओं का सम्मान कैसे सुनिश्चित करेंगे, किसानों की आमदनी कैसे बढ़ाएंगे। हमारे पास एक सकारात्मक एजेंडा है। और दूसरी तरफ जुमला है, झूठ है, नफरत है, बंटवारा है, इसके बीच में यह संघर्ष हो रहा है। इसीलिए तमाम कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर के आपको यह सोचना है कि प्रतिभा ताई सिर्फ प्रत्याशी नहीं है, हम सब प्रत्याशी हैं और चंद्रपुर के सम्मान के लिए हम सबको एकजुट होकर के काम करना पड़ेगा और तमाम कार्यकर्ता मिलकर के एकजुट होकर के काम करें। और दूसरी बात कि यह जो निर्णायक और विचारधारात्मक लड़ाई है, इस लड़ाई में इस देश को यह तय करना है कि क्या जुमलेबाजी करते हुए हर साल दर साल, हर 5 साल के बाद कोई व्यक्ति चुनाव जीत जाएगा, या इस देश की 140 करोड़ जनता उस शासक को सबक सिखाएगी और उसको बताएगी कि आने वाले समय में इतिहास में कोई ऐसा इंसान नहीं हो जो अब की बार 400 पार बोल करके देश की जनता को अपमानित करने का काम करे, उसको सबक सिखाने का काम करेगी। इसका फैसला आप लोगों को लेना है। इसीलिए मैं आप सबसे आग्रह करने के लिए आया हूं कि आप एकजुट रहें, मुस्तैद रहें, सशक्त रहें और मन में इस बात को लेकर के चलें कि इस बार चंद्रपुर में न सिर्फ आपको प्रतिभा ताई का हाथ मजबूत करना है, बल्कि महाराष्ट्र के सम्मान के लिए, पूरे देश के सम्मान के लिए पूरे देश को एक मैसेज भेजना है कि जब जब सत्ता अहंकारी होती है तो सत्ता के अहंकार के सामने जनता खड़ी हो जाती है, जन आंदोलन बन जाता है, उस अहंकार को चूर करने का काम करती है। और दो विचार के रूप में आपको, दो विचारधारा के बीच में जो संघर्ष है, उसमें एक विचारधारा को आपको चुनना है। एक तरफ नफरत की भाषा है, बंटवारे की भाषा है और लोगों के मुद्दों को गुमराह करने की भाषा है, और दूसरी तरफ गांधी की भाषा है जिसमें हम कहते हैं रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। सबकी सन्मति के लिए हमको काम करना है। इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप सब अगर एकजुट हैं तो सिर्फ चंद्रपुर में ही नहीं, सिर्फ महाराष्ट्र में भी नहीं, दिल्ली में भी और देश में भी महाविकास अघाड़ी जीतेगी, इंडिया ब्लॉक जीतेगा और झूठ को हम परास्त करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए, आपको धन्यवाद कहते हुए, और एक बार फिर से हमारी बहादुर साथी, और ये रोने वाली साथी नहीं है, आपके हक के लिए लड़ने वाली साथी हैं, हमारी प्रत्याशी प्रतिभा जी को शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।